लिसन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, क्या डिस्कस करना है? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके इंडिया पर क्या प्रभाव पड़े, है ना? तो भैरवकुटी ये बताओ हमें, ये पहले तो दोनों तमीज से बैठो, स्टैंड अप। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन ट्रेड होता है, ट्रेड करना, ट्रेड से कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ट्रेड होता है रॉ मटेरियल का, गुड्स का। ठीक है, बताओ। तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? एकता। लाइक विलेजेस नहीं होते, वर्ड लाइक ए विलेज। मंजरी बता। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जैसे कि कोई गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में स्प्रेड होती है। ठीक, सही है। चलो वर्षा, और तुम बताओ। सही, ये बताने वाले थे। ठीक है, सिट डाउन, सिट डाउन। अनामिका तुम बताओ। इंटरकनेक्शन होता है कंट्रीज के बीच में, बता दिया इंटरकनेक्शन प्रोसेस ऑफ प्राइवेट इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, मोर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड ट्रेड टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, वेरी गुड। और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताओ। देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया था, ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ, किसका? फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड, मतलब कैपिटल, लेबर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। इन चारों चीज़ों में सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसका फ्री मूवमेंट होना है? कैपिटल, लेबर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। ट्रेड में सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हो, सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हो, या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ट्रेड में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कैसा मूवमेंट होना चाहिए इनका? फ्री मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होना चाहिए? फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट का मतलब ये है कि जो किसी भी देश की गवर्नमेंट है वो ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, यानी कि रुकावटें ना लगाएं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, उसके बाद में जो फॉरेन गुड्स थी उनमें हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। मतलब जो बाहर के विदेशी, मतलब फॉरेन कंपनीज हैं, वो हमारे यहाँ पर आकर गुड्स को सेल नहीं करेंगी, तो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हमने कब ओपन कर दिए थे? 1991 में। कब ओपन कर दिए थे हमने? है ना। और 1991 में कौन सा मॉडल लागू किया गया था? एलपीजी मॉडल। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज तो है ही है ना। तो उसमें भी क्या था? एलपीजी मॉडल। एल का क्या मतलब है यहाँ पर? पी प्राइवेटाइजेशन, और जी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये मॉडल 1991 में, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसमें हम, अरे देखो, जो मैंने कल बताया था, ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट इम्पैक्ट जो है, उसमें ग्लोबलाइजेशन के सिनेरियो में क्या होता है? कंपटीशन बढ़ा है। क्या बढ़ा है? कंपटीशन। वो लोकल लेवल पर और फॉरेनर्स, फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके लिए, दोनों के लिए बढ़ा है। ठीक है, इससे बेनिफिट किसको मिला? अगर कंपटीशन बढ़ा है तो बेनिफिट किसको मिला? कंज्यूमर्स को। ठीक है, क्योंकि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो कंपनीज क्वालिटी को इन्हेंस करती हैं, कंपनीज क्वालिटी को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। और जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए मानक होते हैं जिनको स्टैंडर्ड बोला जाता है, ठीक है, तो उनका भी वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं। ठीक है,
तो और जो फर्स्ट इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जो इंडियन एमएनसीज थी यानी कि भारतीय कंपनियां हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस एरियाज में किया? सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड एंड बैंकिंग इनमें इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज होता है वो सीधा सीधा पर्पज क्या होता है बताइए? प्रॉफिट गेन करना। क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना। मतलब आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक प्लॉट ले लिया, तो आपका एक पर्पज हो सकता है, कोई तो ले सकता है घर बनाने के लिए, है ना। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसलिए प्लॉट खरीदते हैं कि आने वाले टाइम में मतलब उन्होंने एक बड़ी लैंड ले ली और उसमें प्लॉटिंग कर दी, है ना, तो उसमें प्रॉफिट गेन होगा। कोई भी चीज़ है, समझ गए। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर वेल ऑफ बायर्स है। वेल ऑफ बायर्स यानी कि खरीदार बहुत है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लेके खड़े हो जाओ, आपकी बिक जाएगी, आपकी बिक जाएगी। ये भेलपुरी वाला आता है स्कूल के सामने, है ना, रेनेसा और एलपीएस को मिला के कम से कम 100 तो बेच ही देता होगा, है ना। 1,000 रुपये बन गए उसके 2 घंटे में, मतलब एक ही घंटे में, 1 घंटे में 1,000 रुपये का बेच दिया। और उसका खर्चा कितना आया होगा उसमें? ज़्यादा ज़्यादा 100 या 150 रुपये, 200 मान लो, 800 रुपये 1 घंटे में कमा लिए उसने। पता है उसका रीजन क्या है? कि यहाँ पर मतलब बच्चे हैं और पॉपुलेशन है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ बेची जा सकती है। जितनी कंपनीज भारत में आई थी, उनका मेन यही तो था कि भाई सारी चीज़ें भारत में बेची जा सकती हैं। ठीक, फर्स्ट जो पॉइंट है वो समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट देखो, जो सेकंड जो इम्पैक्ट हुआ वो जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया? एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज कंपटीशन। उन्होंने बेनिफिट लिया किससे? कंपटीशन से। मतलब किसी भी चीज को बनाने में जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको फॉलो किया और स्टैंडर्ड को बढ़ाया। जैसे कोई कार प्रोड्यूसिंग कंपनी है, कार बना रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ढांचा सा ही बना दिया, अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसके फरकच्चे बिखर गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई जो जैसी इंडियन रोड्स होती हैं, इंडियन ड्राइवर्स होते हैं, उसके ध्यान में रखकर कैसी रोड्स हैं, एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है, उसको ध्यान में रखकर चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर है ना, उस तरीके से। या कोई खाने का प्रोडक्ट है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें इंग्रीडिएंट होनी चाहिए, सैनिटेशन का ख्याल रखना चाहिए, उस तरीके से ये हुआ। और उन्होंने स्टैंडर्ड फॉलो किया इंडियन कंपनीज ने, तो वो जो फॉरेन कंपनीज थी उनसे compete कर पाई, यानी कि उनको, जैसे अगर आप अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी नहीं चलोगे, समय के साथ नहीं चलोगे, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। एक मोबाइल आता था नोकिया का, कीपैड मोबाइल, है ना, और मोटोरोला का आता था। इतने मजबूत मोबाइल होते थे, किसी के सर में मार दो सर फूट जाए है ना, मतलब हाँ इतना मजबूत होता था। ठीक है ना, उसमें तुम ये डस्टर बजा दो उसमें टूटेगा नहीं वो, है ना। हाँ, मतलब आज देखो, आजकल के जो फोन है, थोड़ा सा गिरा, अरे साइलेंट, थोड़ा सा गिरा उसका स्क्रीन गायब है, गिलास गायब, ऐसे आ रहे हैं आजकल फोन, है ना। वो ईंट में भी मार दो उसे तब भी नहीं टूटता था वो। सुनो, अरे सुनो, लेकिन उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की, जो कंज्यूमर्स की डिमांड थी उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। सबसे ज़्यादा नोकिया का फ़ोन चलता था, अब वो आज मार्केट से बाहर हो गए। अब धीरे धीरे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नई कंपनीज आई उन्होंने उनको मार्केट से बाहर कर दिया। ठीक है, तो अपने में चेंज करते रहना, अपने में मतलब खुद व्यक्ति को भी अपने में चेंज करते रहना चाहिए, मतलब ट्रेडिशनल नहीं बने रहना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? ठीक, समझ गए। तो अब जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्व्स। बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने अपने आप को कैसे स्टेब्लिश किया? एज ए मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, मतलब बहुत सारे ये ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनको बनाती है।
ठीक है। इन्फोसिस आईटी कंपनी है, लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें बनाती है। रेनबैक्सी मेडिसिन कंपनी है, बड़ी कंपनी है। एक मैंने कल नाम लिया था सन फार्मा कंपनी, है ना, सन फार्मा है, सिप्ला है ना, बहुत सारी मेडिकल मेडिसिन कंपनीज हैं। एशियन पेंट्स है, सुंदरम फास्टनर्स नट्स और बोल्ट बनाती है। ये सारी कैसी कंपनियां हैं? मल्टीनेशनल। हर्षिता हमारी सुन लो, ये कैसी कंपनियां हैं? मल्टीनेशनल। खड़ी हो जाओ जरा। अरे भाई बताओ, मल्टीनेशनल कंपनी जो एमएनसी है वो क्या क्या होती हैं? क्या बताओ, थोड़ा सा बताओ, एक लाइन में बताओ हमें। एमएनसी की फुल फॉर्म बताओ पहले, और ये होती क्या है ये बताओ। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, चलो ठीक है, या कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक। होती क्या है, मतलब क्यों कहते हैं ना एमएनसी? मेरा सवाल ये है। हाँ जी, अविका जी तुम्हें बता दो चलो। A large MNC reducing industrial activity designed to reduce moving standards in the United States as has the component manufactured. ये देख के भी ना समझा पाएगी। ये स्नेहा गार्डन के बराबर में है। ग्रीन हाउस कौन सा है? ग्रीन इंडिया। हाँ सुंदर है, और वहां पे उन्होंने एक तालाब से बना रखे हैं, उसमें डूब के मर जाओ तुम, है ना। हाँ सुनो, आज जाना और कम से कम ये ये मतलब मतलब कम से कम, अरे साइलेंस, कम से कम 5 बार बता दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है ना। है ना। बताओ राधिका, बताओ इनको मल्टीनेशनल कंपनी बताओ। ऑल ओवर इंडिया नहीं, और ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में। हाँ मतलब नेशनल लेवल पर तो करती हैं ये, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर करती हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स इंडिया में अपने व्हीकल्स बेचती है, अफ्रीकन कंट्रीज में बेचती है। हाँ तो मतलब वर्ल्ड लेवल पर ये काम करती है, मेन चीज़ ये है। हाँ ये सैमसंग है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ओप्पो है ना, जैसे, या फिर नहीं, एप्पल है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, सब जगह सेल कर रही है अपनी चीज़ें। समझ गए? आगे। हाँ जियो मल्टीनेशनल कंपनी है। रिलायंस का यहाँ भी मतलब ट्रेड है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी ट्रेड है। बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो, और जो ग्लोबलाइजेशन है वो अदर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट। अरे हर्षिता, अरे दिव्यानी, बात ना हो जाए वरना। जो ग्लोबलाइजेशन है वो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। न्यू अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करता है? जैसे आईटी कंपनीज हैं, तो आईटी कंपनीज मैगजीन्स बनाती हैं, और वो कहाँ पर रीड की जाती है? लंदन में। कहाँ पर रीड की जाती है? लंदन में। मतलब सारी चीज़ें, इंडिया की सारी खबरें और सारे वो छपेंगे, प्रिंट होंगी कहाँ पर? इंडिया में। और कहाँ पर रीड की जाएंगी? लंदन में। तो वो मतलब उन्होंने परचेज कर ली, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें प्रॉफिट हो गया, हमें पैसा मिल गया, है ना। नहीं खूब होती है, खूब होती है। ठीक है। वैसे ही क्या होते हैं? कॉल सेंटर्स। क्या होते हैं? कॉल सेंटर्स। जैसे कोई अमेरिकन कंपनी है और इंडियन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी क्या करेगी? जो इंडियंस को डील करने के लिए इंडियंस को हायर करेगी, और इंडियंस की जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो औरों से बेहतर होती है, औरों से ज़्यादा बेहतर होती है स्पीकिंग। ठीक है, तो जो हिंदी वाले हैं और इंग्लिश वाले दोनों को हायर करके
तो इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, उनका फ़ायदा हो जाता है, और चीप सस्ते में मिल जाते हैं। इंडियंस जो एक तरह से मतलब वर्कफोर्स ज़्यादा है तो थोड़ा सस्ते में मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति उस काम को $100 में करेगा तो इंडियंस उसको $50 में ही कर देगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सर्विस सच एज डाटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, इंजीनियरिंग है, आर नाउ बीइंग डन चीपली एंड कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो डाटा एंट्री करने वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटिंग का काम संभालने वाले लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने वाले लोग हैं, वो डेवलपिंग, हमारा इंडिया क्या है डेवलपिंग कंट्री, और तो कहाँ भेजता है उनको, डेवलप्ड कंट्रीज में, जो जैसे जैसे अमेरिकन कंट्रीज है ना, हाँ जो डेवलप्ड है वहाँ पर। समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। ये तो एग्जाम्पल, राइजिंग कंपटीशन, इसे पढ़े? अरे ये राइजिंग कंपटीशन पढ़े इसे नहीं? इसे 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 पढ़ लेना, इसे खुद पढ़ लेना, इसे पढ़ लो, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, पढ़ो पढ़ो, इसे रोक देता हूँ। नहीं आई, मतलब देखो इसकी हेडिंग देखो, स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो फॉरेनर्स हैं, यानी कि विदेश के लोग हैं, यानी कि कोई ब्राज़ील का हो सकता है, तो उनको हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि पैसा लगाने के लिए कैसे मनाया जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है ना, हाँ लुभाना कैसे कैसे बुलाएं उनको, कैसे बुलाएं, मतलब एफडीआई के लिए, कल मैंने बताया था ना, एफडीआई के लिए कैसे बुलाएं उन्हें। ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे बुलाएं। तो पिछले कुछ सालों में, इन रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट्स क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में उन्होंने बनाए हैं इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन उसको कहा गया है सेज, उनको क्या कहा गया है, सेज, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। और इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगी कि आप आइए, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाटर मिलेगा, रोड्स अच्छी मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, स्टोरेज होगा, है ना, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज होंगी। तो इस जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी तो ये फैसिलिटीज वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो उसी को क्या कहा गवर्नमेंट ने, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो ये देख कर आएगा कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो गुड्स है वो सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो और जहाँ हमारा प्रोडक्शन हाउस है वहाँ से मार्केट तक ले जाने, या हमें फॉरेन में कहीं सेल करना है तो वहाँ से सी पोर्ट्स तक जाने में रोड कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही है या नहीं, और वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज कैसी हैं, और वहाँ पर मतलब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लो कंपनी लगा रहे हैं आप, अनामिका गई कंपनी लगाने, है ना, इस हाँ वहाँ बात ईस्टर्न यूपी में चली गई, तो मान लो वहाँ पर गुंडागर्दी ज़्यादा है, 10 लोग आए और तुमसे कहने लगे यहाँ कैसे बना रहे हो, हमें भी पैसा चाहिए, है ना, प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया, तो जो ट्रांसपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना, कभी भी बंदूकें लेकर आ जाते हैं कि जी हमें पैसे चाहिए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी ना, तो तुम्हें तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, फिर तुम क्यों लगाओगे पैसा, हम नहीं लगाएंगे। तो ये भी अभी योगी जी इसीलिए तो कहते हैं कि पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है अब ये है ना। सुनो, योगी जी यही तो कहते हैं कि अब पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर आइए, इन्वेस्ट करिए, है ना। तो वो ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है और हम फैसिलिटीज़ भी आपको देंगे।
वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स का होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सिक्योर करती है कि हाँ भाई आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने ये बताया था कल आपको कि अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो दो सबसे ज्यादा फायदे होते हैं। किसको? जहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। क्या फायदे होते हैं बता? हम्म हाँ, एक तो मतलब प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब जहाँ अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और दूसरा मतलब प्रोडक्शन हाउस यहाँ लगा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा, जॉब मिलेंगी, है ना, जॉब जॉब मिलेंगी और गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अरे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, समझ गए? इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या किया जाता है? अट्रैक्ट किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखो कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। और लेकिन इसमें अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट है। अनसर्टेन का मतलब क्या है यहाँ पर? बताओ। बताओ, कौन बताएगा? अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? हाँ, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट का यह मतलब है कि मान लीजिए जो जब सीजन है तो तब तो वर्क मिल गया। मान लीजिए अब सर्दियों का सीजन आ रहा है तो अब हमें वूलन्स के कपड़ों की, ब्लैंकेट, कंबल की, जैकेट्स की बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता पड़ेगी। तो उस समय जो जैकेट बनाने वाले लोग हैं या कंपनीज हैं उनको ऑर्डर मिल जाएंगे तो वो काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीजन खत्म होगा उन पे ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कुछ 3 महीने काम मिल गया, 2 महीने फ्री रह गए, 2 महीने काम मिल गया, 1 महीने फ्री रह गए। हाँ, सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गया एक तरह से, है ना। यह है अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, मतलब निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं है। हाँ, मूंगफली आइसक्रीम, सही बात है। ठीक है, क्या नहीं, इसमें थोड़ा सा ये है तो जॉब जॉब आर्स नो लॉन्गर सिक्योर, जॉब लोग सिक्योर नहीं रहती है, मतलब सीजन में उनको काम मिल जाएगा और उसमें नहीं मिलेगा। जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी, जैसे कोई अमेरिकन कंपनी है, वो उसको 1000 टी शर्ट की आवश्यकता है तो वो क्या करेगी? जो इंडियन एक्सपोर्टर कंपनीज है उनको ऑर्डर देगी कि हमें 1000 टी शर्ट चाहिए। और जो इंडियन कंपनी है वो किसको देगी? जो लोकल उसको प्रोडक्शन का काम करते हैं कि आप हमें 1000 टी शर्ट बना के दीजिए या 1000 शूज बना के दीजिए। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स देंगे इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी देगी अमेरिकन कंपनी को, इस तरीके से। और अपनी अपनी कॉस्ट उसमें वो जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है इस तरीके से। अरे 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 जैसे मेडिकल कंपनीज है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। मान लो जो 10 गोली का टैबलेट का पत्ता आता है वो 2 रुपए में बन गया और वो बिकता कितने में? मान लीजिए 20 रुपए में। मतलब 100 रुपए की टी शर्ट बनी, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट आई 100 रुपए और बिक कितने की रही हो? 1500 रुपए की, है ना। तभी तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। कहते नहीं है कि 1000 करोड़ का टर्नओवर है, 2000 करोड़ का टर्नओवर है इसका पर ईयर का, इस तरीके से प्रॉफिट इतना मार्जिन करती है। मतलब आपने उसमें प्रिंटर देखे होंगे, मतलब उसमें कम से कम 50 गुना प्रिंट रेट होता है उस इन पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो मेडिकल कंपनी होती है उन पर तो और ही ज़्यादा होता है। 5 रुपये के मिलेंगे आपको 150 रुपये, मतलब प्रिंट रेट। और फिर मेडिकल वाले प्रिंट रेट पे ही देते हैं उसको। इस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? ये ये देखो द कंडीशंस ऑफ वर्क, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70। द listen, the conditions of work and hardship of the workers described above have become common
टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विस इन इंडिया, है ना। मतलब उसके उनके वर्कर्स की कंडीशंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वर्किंग कंडीशंस उनकी होती है। मतलब जो मेन प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत कम प्रॉफिट मिल पाता है, जो मेन प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत कम प्रॉफिट मिल पाता है, और ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है? बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को। अरे क्यों बातें कर रहे हो? जाओ, नहीं है, जाना, चलो बैठ जाओ, ठीक है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, बैठ जाओ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में ये बताओ तुम, क्या नाम तुम्हारा? सुरभि है? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एग्जाम्पल बता दो इसके। मैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हूँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट तो अलग चीज हो गई भाई। ये जो विद्या भारती का स्कूल है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ये मुझे मतलब मंथली सैलरी मिलती है, कैजुअल लीव भी मिलती है। जैसे लेबर हो गई, ठेले वाले हो गए, है ना, या फिर कोई शॉप पे काम करने वाला हो गया, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। इस तरीके से अब ये पढ़ो, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। चलो इतना ही रहने देते हैं ना। हाँ, तुम्हें दिखाऊं हाँ? क्या नहीं दिखाना?